पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार खिला है कमल। क्या ये पीएम मोदी की झालमुढ़ी का कमाल है या फिर ममता दीदी के प्रति लोगों का गुस्सा? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा पश्चिम बंगाल का, जिस पर बीजेपी की खुद नजर रही और एड़ी चोटी का जोर लगाया बीजेपी ने यहां जीत हासिल करने के लिए, और अपने मंसूबों में बीजेपी कामयाब भी हो गई और पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में सफल हुई है बीजेपी। आखिर कौन सा फैक्टर काम कर गया बीजेपी के फेवर में और कौन सा फैक्टर अगेंस्ट में रहा ममता दीदी के, पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में क्या पीएम मोदी की झालमुड़ी काम कर गई? क्या पीएम की झालमुड़ी ममता दीदी पर भारी पड़ गई? देखिए, 15 सालों से बंगाल की जनता का ममता दीदी के प्रति ये प्यार और विश्वास इस कदर कैसे टूटा, चलिए पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। बंगाल में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया नारा भी सच साबित हो गया है। पीएम मोदी ने कहा था 4 मई और दीदी गई। पीएम का ये नारा बंगाल में सही साबित हुआ है। आखिर बंगाल में कौन सा मैजिक चल गया, कौन सा फैक्टर बीजेपी के फेवर में काम किया है और ममता दीदी के अगेंस्ट कौन सा फैक्टर चला गया है, आपको बताते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 15 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रही, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और कई बड़े नेताओं को भेजा गया और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार के कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं, जिसके चलते ही बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुना है। तृणमूल के लिए सबसे बड़ा झटका बड़े पैमाने पर हुए ध्रुवीकरण को माना जा रहा है। हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में गया है। इस एकजुटता ने राज्य की पारंपरिक जातीय और क्षेत्रीय राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी ओर मुस्लिम वोट, जिस पर तृणमूल करीबी मुकाबलों में भरोसा करती रही, वही बटा हुआ इस बार नजर आया। पार्टी नेतृत्व को अल्पसंख्यक मतदाताओं के बड़े पैमाने पर एक तरफा समर्थन की उम्मीद थी। इसका असर उन सीटों पर खास तौर से पड़ा है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले ममता सरकार ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना पर खास जोर दिया था। महिला मतदाताओं को साधने के लिए लक्ष्मी भंडार योजना की राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की। वहीं युवाओं को लुभाने के लिए 1500 रुपए महीना युवा साथी भत्ता योजना लाई गई। लेकिन ममता दीदी को महिलाओं और युवाओं से जो उम्मीद थी, वो समर्थन मिल नहीं पाया। जो महिला वोटर लंबे समय तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद ताकत मानी जाते थे, उनमें भी बदलाव देखने को मिला। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप, सत्ता विरोधी भावना और बदलाव की इच्छा नकद सहायता योजनाओं पर भारी पड़ती दिखी। युवाओं के बीच बेरोजगारी और बदलाव की राजनीति ने असर डाला है। बीजेपी ने हिंदू वोटों के बड़े ध्रुवीकरण और विपक्षी मतों के बिखराव का लाभ उठाते हुए पूर्वी भारत की सबसे कठिन राजनीतिक जमीन पर अपनी जगह बना ली है। ममता सरकार को जनता ने क्यों झटका दिया, इसके पीछे कुछ मुख्य कारण जो माने जा रहे हैं। उनमें से एक कारण है कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से सामने आए दुष्कर्म और हत्या मामले ने केवल पश्चिम बंगाल को नहीं बल्कि पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया था। इस मामले के सामने आने के बाद ही ममता बनर्जी की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे, जिसे मुख्य मुद्दा बनाया बीजेपी ने। ममता बनर्जी के खिलाफ ये पूरा मुद्दा था जिसे जनता ने खुद उठाया था और इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा था। वहीं विधानसभा चुनाव आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पानीहाटी की सीट से आरजीकर रेप पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को अपना उम्मीदवार बना दिया। पश्चिम बंगाल में जनवरी में चुनावी माहौल चरम पर था और ईडी की टीम कोलकाता पहुंच गई थी। ईडी ने यहां पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। यहां आईपैक के ऑफिस में ईडी के पहुंचने के कुछ देर बाद ही ममता बनर्जी खुद उस दफ्तर में पहुंच गई जहां ईडी ने छानबीन की थी। ममता दफ्तर में से कुछ फाइलें और एक लैपटॉप लेकर बाहर निकल आई थी। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही आईपैक
टीएमसी के साथ काम करती रही है। ये पूरा केस भी खिलाफ रहा। देखिए, ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच पड़ताल की और इस फॉर्म पर आरोप लगा कि घोटाले का जो पैसा है आईपैक तक भी पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी के प्रचार के लिए किया था। ईडी की इस छापेमार कार्रवाई का जो असर है ममता बनर्जी की छवि पर पड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता खुद को बचाने के लिए एजेंसियों की जांच में दखल देती है और इस मामले के सामने आने के बाद ही ममता का नाम भ्रष्टाचार के मामले में भी सामने आ गया। वही दूसरा कारण देखिए, मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 में हुई हिंसा ने ममता बनर्जी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन कुछ दिनों में ही हिंसक हो गया। मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़, आगजनी, नेशनल हाईवे और ट्रेन यातायात को रोकने की कोशिश भी की गई, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों की आवाजाही पर असर भी पड़ा। इस घटना के बाद से विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ममता अपने राज्य में हिंसा रोकने की जगह उसे बढ़ावा देती है। मुर्शिदाबाद में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि इस घटना को लेकर केंद्र सरकार ने भी दखल दिया था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर 15 साल तक पकड़ बनाए रखी, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़े ही जोरों शोरों से उठाया कि ममता सरकार केंद्र की योजनाओं को बंगाल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीते 12 सालों में ममता ने हर जल योजना, जनधन योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में जमीनी स्तर तक नहीं उतरने दिया। बंगाल की जनता ने भी 15 सालों बाद सत्ता परिवर्तन किया है और तृणमूल कांग्रेस की जगह अगले 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है काम करने का। वही देखिए, सबसे जो खास मुद्दा रहा वो एसआईआर, जो हमेशा चर्चाओं में रहा। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और सियासत बंगाल में ही देखने को मिली। ममता सरकार ने इसे लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा था। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच तीखी बहस भी चलती रही। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, आपको याद होगा, और चुनाव होने से ठीक पहले तक भी कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चलती रही। देखा जाए तो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री करा दी है। बीजेपी ने भी इस चुनाव में घर घर जाकर लोगों का भरोसा जीता और अब पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने के लिए तैयार नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है, अब क्योंकि 5 साल के लिए मौका मिला है बीजेपी को काम करने का, लेकिन अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, चुनाव प्रचार की बात करें, तो देखिए टीएमसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर शयोनी घोष हो। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी टीएमसी को जिताने के लिए। जब जब शयोनी घोष के इंटरव्यू सामने आते तब तब वो ये बात कहती थी कि एसआईआर, वोट जो काटे गए हैं, वोट चोरी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो उठाती रही, लेकिन इसका कोई भी फायदा यहाँ पर नजर नहीं आया। वहीं जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया झालमुड़ी का, झालमुड़ी आपको याद होगा ये कितना चर्चाओं में आ गया था। बंगाल का झालमुड़ी, जो एक दुकान पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां झालमुड़ी बाकायदा एक आम शख्स की तरह वो दुकानदार से झालमुड़ी बनवाते हैं, मांगते हैं, पैसे भी वो 10 रुपए देते हैं। ये पूरा वीडियो जब बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था तब इसे लोगों ने खूब पसंद भी किया और चर्चाओं में भी झालमुड़ी आने लगा। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग झालमुड़ी ट्रेंड करने लगा था। अब प्रधानमंत्री के प्रचार करने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत अलग होता है। जब वो चुनाव कैंपेन में उतरते हैं तब वहां पर वो एक आम शख्स की तरह लोगों से बातचीत करते हैं और लोग इसी से प्रभावित होते हैं। अब जिस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आया पश्चिम बंगाल से, आप इससे समझ सकते हैं कि मोदी मैजिक जो 2014 चुनाव से शुरू हुआ था वो अब तक भी बरकरार है और बीजेपी ने क्लियर कह दिया है कि भैया हमने बंगाल जीत लिया है और अब हमारा अगला टारगेट जो है वो पंजाब रहने वाला है। अब क्योंकि ये एक सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से काफी और आगे पहुंची है बीजेपी और पहली बार ऐसा हुआ है जब बंगाल में इस तरह से जीत हासिल की हो और पहली बार सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिला है।
आपको याद दिला देते हैं, इस बार बम्पर वोटिंग हुई थी और 90% से ज़्यादा वोट पड़े थे और जो वोट प्रतिशत सामने आया था वो उसी समय पर इंडिकेट कर रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के इतिहास को अगर हम देखें तो ठीक इसी तरीके का वोट प्रतिशत रहा था साल 2011 में, और 2011 में ही सत्ता परिवर्तन बंगाल की जनता ने किया था। तब लेफ्ट पार्टी का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उस समय पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और ममता बनर्जी को पहली बार सत्ता में आने का मौका मिला था और वो मुख्यमंत्री बनी थी। तब से लेकर ये सिलसिला अब तक चलता आया, क्योंकि इस बार जितनी वोटिंग हुई थी 90% से ज्यादा, इस बार का जो वोट प्रतिशत है उसने रिकॉर्ड तोड़ा था साल 2011 का, और तभी ये पता चल गया था कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और ठीक ऐसी तस्वीर इस बार पश्चिम बंगाल में बनती भी नजर आई। अब देखना होगा कि बीजेपी को सत्ता हासिल हुई है तो अब किस तरीके का काम किया जाता है और किस तरीके से यह एक्सपीरियंस बीजेपी का पश्चिम बंगाल में रहता है। आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस बदलाव को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।